बनारस की तंग और शोरगुल वाली गलियों में, धूल और धुएं के गुबार के बीच, एक चमचमाती काली मर्सिडीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह दृश्य किसी विरोधाभास से कम नहीं था, जहां एक ओर सदियों पुरानी परंपराएं सांस ले रही थीं और दूसरी ओर आधुनिकता का यह प्रतीक रेंग रहा था। गाड़ी के अंदर वातानुकूलित ठंडक में बैठा आर्यन वर्मा अपनी महंगी घड़ी पर नजरें टिकाए हुए था, लेकिन उसका मन अतीत की उन गलियों में दौड़ रहा था जिन्हें वह 5 साल पहले पीछे छोड़ गया था। लंदन और मुंबई के गगनचुंबी कॉरपोरेट जगत में अपनी धाक समा चुके इस युवा अरबपति के लिए आज यह वापसी किसी विजय जुलूस से कम नहीं थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी करवटें ले रही थी, जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। खिड़की के बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी यादों में बसा था, अस्त व्यस्त, कोलाहलपूर्ण, लेकिन फिर भी इसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो चुंबक की तरह खींचता था। रिक्शे वालों की चीख पुकार, मंदिरों से आती घंटियों की गूंज और सड़क किनारे चाय की दुकानों से उठती भाप ने आर्यन को यह एहसास दिलाया कि वह वास्तव में घर आ गया है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और एक गहरी सांस ली, मानो वह इस शहर की पवित्र और धूल भरी हवा को अपनी आत्मा में उतार लेना चाहता हो। इतने सालों तक विदेश में रहने के बावजूद बनारस की यह मिट्टी उसे अपनी ओर बुलाती रही थी, और आज जब वह यहां था तो उसे लग रहा था कि उसका अस्तित्व पूर्ण हो रहा है, जैसे गंगा सागर में मिलती है। आर्यन के लिए पिछले 5 साल किसी सपने से कम नहीं थे, जिसमें उसने सफलता की उन ऊंचाइयों को छू लिया था जिनकी कल्पना उसके मध्यम वर्गीय परिवार ने कभी नहीं की थी। एक साधारण स्कूल शिक्षक का बेटा आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक था, जिसके एक हस्ताक्षर की कीमत करोड़ों में थी। उसने दुनिया भर में यात्राएं की थीं, बेहतरीन होटलों में खाना खाया था और सबसे महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच वह उस सादगी को भूल गया था जो उसके माता पिता रामकिशन और सावित्री ने उसे विरासत में दी थी। आज जब वह अपनी लग्जरी कार में बैठा था तो उसे अपने पिता की वह पुरानी टूटी फूटी स्कूटर याद आ रही थी, जिस पर बैठकर वह कभी स्कूल जाया करता था, और उस स्कूटर की आवाज उसे किसी संगीत से कम नहीं लगती थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां सावित्री देवी सुबह जल्दी उठकर उसके लिए टिफिन तैयार करती थी। भले ही उनकी तबीयत ठीक न हो, उनकी आंखों में हमेशा एक स्नेह भरा चमक रहता था, जो आर्यन के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी। अब सुना था कि मधुमेह के कारण उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, और यह विचार आर्यन के दिल को कचोट रहा था। उसने कसम खाई थी कि इस बार वह उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाएगा और उनकी आंखों की रोशनी वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी दौलत ही क्यों न खर्च करनी पड़े। यह केवल एक बेटे का कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह उसका प्रायश्चित भी था। उन वर्षों का प्रायश्चित जब वह अपने करियर को बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने बूढ़े माता पिता की सुध लेने का वक्त ही नहीं मिला। गाड़ी गोदौलिया चौराहे से गुजर रही थी, जहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कार को रेंगना पड़ रहा था। बाहर लोग इस विदेशी गाड़ी को आश्चर्य और कौतूहल से देख रहे थे। शायद वे सोच रहे थे कि इसमें कौन सा बड़ा नेता या अभिनेता बैठा है। आर्यन को इन नजरों की आदत हो चुकी थी, लेकिन यहां अपने ही शहर में उसे यह ध्यान थोड़ा असहज कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने ही लोगों से कट गया है, एक कांच की दीवार के पीछे कैद हो गया है। उसने ड्राइवर से संगीत बंद करने को कहा ताकि वह शहर की असली आवाजों को सुन सके। किसी साधु के मंत्रोच्चार की ध्वनि और गाय के रंभाने की आवाज ने उसके कानों में एक अजीब सी शांति घोल दी, जो उसे लंदन के किसी भी आर्केस्ट्रा में नहीं मिली थी। उसका मन बार बार अपने चचेरे भाई विक्रम की ओर जा रहा था, जिसे उसने अपनी अनुपस्थिति में माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। आर्यन ने विक्रम पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और हर महीने मोटी रकम भेजी थी
ताकि उसके माता पिता को किसी भी चीज की कमी न हो। विक्रम की बातों से तो यही लगता था कि उसने चाचा चाची को रानियों और राजाओं की तरह रखा है। आर्यन ने कल्पना की कि उसका पुश्तैनी घर अब एक महल जैसा दिखता होगा, जिसमें हर आधुनिक सुविधा मौजूद होगी। उसने विक्रम को घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपये भेजे थे। वह सोच रहा था कि जब उसके पिता उस आलीशान घर के बरामदे में खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे तो उनका सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे गाड़ी उसके मोहल्ले लंका क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, यादों का सैलाब और तेज होता जा रहा था। वह उन दुकानों को पहचानने की कोशिश कर रहा था जहां से वह बचपन में टॉफी और पतंगें खरीदा करता था। कुछ दुकानें बदल गई थीं, कुछ अब भी वैसी ही थी, मानो वक्त वहां ठहर गया हो। उसने देखा कि एक नई मिठाई की दुकान खुल गई है जहां पुरानी किताबों की दुकान हुआ करती थी। यह बदलाव उसे थोड़ा खला, क्योंकि वह किताबों की दुकान उसके बचपन का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि बदलाव ही जीवन का नियम है, और शायद उसका परिवार भी इस बदलाव के साथ और बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। उसकी सफलता ने निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया होगा, और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। आर्यन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और गैलरी में अपने माता पिता की पुरानी तस्वीर को देखा। तस्वीर में उसके पिता एक साधारण धोती कुर्ता पहने थे और मां एक सूती साड़ी में थीं। उनके चेहरों पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में जो संतोष था वह आर्यन की सारी दौलत पर भारी था। वह सोच रहा था कि क्या अब भी वे वैसे ही दिखते होंगे? क्या 5 सालों ने उन्हें बहुत बदल दिया होगा? उसने सुना था कि बुढ़ापा इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी भेजी हुई सुविधाओं ने उन्हें स्वस्थ और खुश रखा होगा। वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेगा और उनकी गोद में सर रखकर अपने सारे तनाव को भूल जाएगा। अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। शायद कोई गाय या कुत्ता सामने आ गया था। ड्राइवर ने माफी मांगी, लेकिन आर्यन का ध्यान भंग हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाकर ले जा रहा था। उसका पसीना टपक रहा था और उसकी चाल में थकान थी। आर्यन को अचानक अपने पिता का ख्याल आया। क्या उन्होंने भी कभी उसके लिए ऐसे ही संघर्ष किया था? हां, बेशक। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर मीलों पैदल चलकर ट्यूशन पढ़ाया था ताकि आर्यन को अच्छी शिक्षा मिल सके। उस त्याग की कीमत वह कभी नहीं चुका सकता था, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर और अधिक विनम्र बना रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर दूर से दिखाई दे रहा था, जो दोपहर की धूप में सोने की तरह चमक रहा था। आर्यन ने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रणाम किया। वह नास्तिक नहीं था, लेकिन कर्म में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि उसने जो सफलता हासिल की है वह उसके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान की कृपा का ही फल है। उसने तय किया कि वह जल्द ही अपने माता पिता के साथ मंदिर जाएगा और विशेष पूजा कराएगा। यह उसके लिए एक तरह का धन्यवाद ज्ञापन होगा। उसे पता था कि उसकी मां को धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि है और वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने की योजना भी बना रहा था। वह उन्हें 4 धाम की यात्रा पर भेजेगा, और वह भी हेलीकॉप्टर से, ताकि उन्हें पैदल न चलना पड़े। गाड़ी अब संकरी गलियों में मुड़ रही थी, जहां 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थीं। ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। दीवारों पर पान की पीक के निशान और राजनीतिक पोस्टर चिपके हुए थे। आर्यन को यह गंदगी पहले बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आज उसे इसमें भी अपनापन नजर आ रहा था। यह उसके शहर का रंग था, जिसे कोई भी डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता था। उसने देखा कि कुछ बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कभी खेला करता था। गेंद गाड़ी से टकराई और बच्चे डरकर भाग गए। आर्यन को हंसी आ गई। वह खिड़की खोलकर उन्हें कहना चाहता था कि डरो मत, खेलो।
यह तुम्हारी ही गली है। लेकिन वह चुप रहा। उसने अपने सूटकेस में रखी उन उपहारों के बारे में सोचा जो वह अपने परिवार के लिए लाया था। पिता के लिए स्विट्जरलैंड से लाई गई घड़ी, मां के लिए बनारसी सिल्क की साड़ियां और सोने के कंगन, और विक्रम और उसकी पत्नी मीना के लिए महंगे गैजेट्स। उसे लग रहा था कि ये उपहार उनके चेहरों पर खुशी ला देंगे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी मौजूदगी ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। 5 साल का वनवास खत्म हो रहा था। उसने खुद से वादा किया कि अब वह उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, या कम से कम उन्हें अपने साथ ले जाएगा। वह उन्हें वह जीवन देगा जिसके वे हकदार हैं। एक ऐसा जीवन जहां उन्हें किसी भी चीज के लिए सोचना न पड़े। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। क्या वे उसे देखकर रो पड़ेंगे? क्या मां उसे पहचान पाएगी? क्या पिता उसे गले लगाएंगे या देर से आने के लिए डांटेंगे? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे विक्रम की याद आई। उसने विक्रम को अपने आने की सटीक तारीख नहीं बताई थी। वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसने केवल यह कहा था कि वह जल्द ही आ सकता है। यह सरप्राइज उनके लिए कितना खुशी भरा होगा। यह सोचकर वह रोमांचित हो उठा। उसने कल्पना की कि जब वह दरवाजे पर खड़ा होगा तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। यह क्षण उसके जीवन का सबसे यादगार क्षण बनने वाला था। आर्यन का ध्यान सड़क के किनारे बैठे कुछ भिखारियों पर गया। वे मैले कुचैले कपड़ों में थे और आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। भारत की यह गरीबी हमेशा उसे विचलित करती थी। उसने सोचा कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान करेगा। शायद वह एक अस्पताल या स्कूल बनवाएगा। लेकिन पहले उसे अपने घर पहुंचना था। उसकी प्राथमिकता उसका अपना परिवार था। उसे क्या पता था कि नियति ने उसके लिए क्या क्रूर मजाक तैयार कर रखा है। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उस क्रूर वास्तविकता से बेखबर जो कुछ ही पलों में उसके सामने आने वाली थी। गाड़ी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जिसके बाद उसका घर था। आर्यन ने अपनी टाई ठीक की और बालों को संवारा। वह अपने माता पिता के सामने एक सफल और जिम्मेदार बेटे के रूप में प्रस्तुत होना चाहता था। वह चाहता था कि वे उसे देखकर गर्व महसूस करें कि उनका बेटा एक जेंटलमैन बन गया है। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा, जो भावनाओं के अतिरेक के कारण छलक आए थे। वह कमजोर नहीं दिखना चाहता था। वह घर का स्तंभ था। उसे मजबूत दिखना था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को तैयार किया। वह उस दहलीज को पार करने के लिए तैयार था जिसे उसने सालों पहले लांघा था। लेकिन इस बार वापसी की दिशा में। अंत में मर्सिडीज उस जानी पहचानी गली में दाखिल हुई और वहां सबसे अंत में वह घर खड़ा था। लेकिन कुछ अलग था। घर का बाहरी हिस्सा वास्तव में बदल गया था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भव्य लग रहा था। नई पेंट, नई बालकनी और एक बड़ा सा लोहे का गेट। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पैसे भेजते समय कल्पना की थी, या शायद उससे भी बेहतर। विक्रम ने वास्तव में अच्छा काम किया था, आर्यन ने सोचा। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के बाहर कोई हलचल नहीं थी। खिड़कियां बंद थीं और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। क्या वे घर पर नहीं हैं या दोपहर की नींद ले रहे हैं? ड्राइवर ने गाड़ी गेट के ठीक सामने रोक दी। इंजन की आवाज बंद होते ही गली का शोर फिर से हावी हो गया। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बनारस की गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। उसने ऊपर देखा। घर की नेमप्लेट पर अभी भी उसके दादाजी का नाम लिखा था, लेकिन उसके नीचे एक नया नाम भी जुड़ गया था, विक्रम निवास। यह देखकर आर्यन की भौहें थोड़ी तन गईं। विक्रम निवास, यह तो वर्मा सदन होना चाहिए था। लेकिन उसने इस विचार को झटक दिया, यह सोचते हुए कि शायद यह विक्रम का उत्साह है। वह सूटकेस निकालने के लिए पीछे मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ा।
जिसके पीछे उसका परिवार, उसका अतीत और उसका भविष्य, सब कुछ उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक घंटी बजाई। घंटी की आवाज घर के अंदर गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा घंटी बजाई, इस बार थोड़ी देर तक। कुछ पलों के बाद अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक नौकर खड़ा था, जिसे आर्यन नहीं पहचानता था। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी महंगी सूट और पीछे खड़ी लग्जरी कार को देखकर वह थोड़ा सहम गया। जी, किसको मिलना है? नौकर ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। मालिक को बुलाओ। और मां, बाबूजी कहाँ हैं? नौकर ने एक अजीब सी नजर से उसे देखा, जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। तभी अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई। कौन है रामू? यह विक्रम की आवाज थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और घर के आंगन में प्रवेश किया। आंगन में संगमरमर का फर्श बिछा था, जो दोपहर की धूप में चमक रहा था। पुराने तुलसी के पौधे की जगह अब एक फैंसी फव्वारा लगा था। सब कुछ कितना बदल गया था, कितना कृत्रिम लग रहा था। विक्रम बाहर आया। उसने एक रेशमी कुर्ता पाजामा पहन रखा था और गले में सोने की चेन थी। आर्यन को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। भैया, आप? अचानक विक्रम आगे बढ़ा और आर्यन के पैर छूने का नाटक किया। लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि घबराहट तैर रही थी। सरप्राइज देना चाहता था, आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा। लेकिन उसे विक्रम के शरीर में एक तनाव महसूस हुआ। अंदर चलो और मां बाबूजी को बुलाओ। मैं उनसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन की नजरें चारों ओर घूम रही थीं, अपने माता पिता की एक झलक पाने के लिए बेताब थीं। विक्रम ने अपनी पत्नी मीना की ओर देखा, जो अभी अभी कमरे से बाहर आई थी। दोनों ने एक दूसरे को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, जो आर्यन की नजरों से छिप न सकी। माहौल में कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। हवा में एक अनकहा तनाव था। आर्यन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन होने लगी। यह वह स्वागत नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। आर्यन ने घर की दहलीज पार की, लेकिन जिस गर्माहट की उसे उम्मीद थी, वह कहीं नदारद थी। उसकी जगह वातानुकूलित हवा के ठंडे झोंकों ने उसका स्वागत किया, जो बनारस की उमस भरी गर्मी के बिल्कुल विपरीत था। घर का इंटीरियर पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी लाल रंग का साधारण फर्श होता था, वहां अब इटालियन मार्बल चमक रहा था। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और सीलिंग से लटकते झाड़ फानूस किसी 5 सितारा होटल की लॉबी का एहसास करा रहे थे। आर्यन की नजरें उस कोने को खोज रही थीं, जहां उसके पिताजी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। लेकिन वह जगह अब एक मॉडर्न सोफा सेट ने ले ली थी। घर सुंदर तो था, पर उसमें वह घर वाली बात नहीं थी। वह एक बेजान म्यूजियम जैसा लग रहा था। विक्रम और मीना उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट और हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी। मीना ने एक भारी रेशमी साड़ी पहन रखी थी और वह ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई थी। आर्यन ने गौर किया कि मीना के हाथों में जो सोने के कंगन थे, वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने अपनी पहली कमाई से मां के लिए बनवाए थे। एक पल के लिए उसका माथा ठनका, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, या मीना ने वैसा ही डिजाइन पसंद किया होगा। विक्रम बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था, जबकि एसी पूरी ताकत से चल रहा था। आर्यन ने सोफे पर बैठते हुए चारों तरफ एक और बार नजर दौड़ाई, उम्मीद करते हुए कि शायद अब माता पिता किसी कमरे से बाहर निकल आएंगे। भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा मंगवाती हूं, मीना ने जल्दबाजी में कहा और किचन की ओर भाग गई। विक्रम भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, लेकिन वह आर्यन से नजरें नहीं मिला पा रहा था। घर तो बहुत शानदार बनवाया है,
तुमने विक्रम। आर्यन ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन मुझे अभी तक मां और बाबूजी की आवाज सुनाई नहीं दी। क्या वे सो रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं? आर्यन की आवाज में एक बेताबी थी जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां चटकाने लगा। भैया, दरअसल वे यहां नहीं हैं, विक्रम ने अटकते हुए कहा। आर्यन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। यहां नहीं है मतलब वे कहां हैं? विक्रम ने थोड़ा संभलते हुए अपनी रटी रटाई कहानी शुरू की। भैया, आपको तो पता ही है कि चाचा जी और चाची जी हमेशा से कितने धार्मिक रहे हैं। जब से घर का काम शुरू हुआ, उन्हें धूल मिट्टी से परेशानी हो रही थी। फिर उन्होंने खुद ही इच्छा जताई कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष भगवान के ध्यान में बिताना चाहते हैं। इसलिए उनकी जिद पर हमने उन्हें ऋषिकेश के एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध आनंद आश्रम में भेज दिया। वह एक वीआईपी आश्रम है जहां उन्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। वे वहां बहुत खुश हैं, दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। विक्रम की आवाज में अब थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, जैसे उसे लगा कि उसका झूठ काम कर गया है। आर्यन कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ऋषिकेश आश्रम, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने पिछले महीने ही तो बात करने की कोशिश की थी और तुमने कहा था कि वे सो रहे हैं, आर्यन ने प्रतिप्रश्न किया। तभी मीना चांदी की ट्रे में शरबत और सूखे मेवे लेकर आ गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे भैया, वहां के नियम बहुत सख्त हैं। वे लोग मौन व्रत पर हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क कम रखते हैं ताकि उनकी साधना में विघ्न न पड़े। हमने उन्हें मोबाइल भी दिया था, पर वे इस्तेमाल ही नहीं करते। वे कहते हैं कि अब उनका मन केवल ईश्वर में लगता है, मोह माया में नहीं। आर्यन ने शरबत का गिलास उठाया, लेकिन उसके गले से नीचे कुछ उतर नहीं रहा था। उसका मन अशांत हो गया था। यह सच है कि उसके माता पिता धार्मिक थे, लेकिन क्या वे अपने इकलौते बेटे से बात किए बिना इतना बड़ा फैसला ले सकते थे? यह बात उसके दिल को कचोट रही थी। उसने सोचा, शायद विक्रम सही कह रहा हो। शायद बुढ़ापे में लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। फिर भी एक कसक रह गई थी कि वह उन्हें घर पर नहीं देख पाया। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मैं कल ही ऋषिकेश जाऊंगा। मुझे उन्हें देखना है, चाहे वे मौन व्रत में ही क्यों ना हो। यह सुनकर विक्रम और मीना के चेहरों पर एक बार फिर हवाइयां उड़ने लगीं। अरे नहीं भैया, अभी मत जाइए, विक्रम ने तुरंत रोका। वहां अभी एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अगर आप वहां जाएंगे तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी और वे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जब तक उनकी साधना पूरी नहीं हो जाती, कोई उनसे मिलने ना आए। हम खुद 2 महीने से उनसे मिल नहीं पाए हैं। विक्रम ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि आर्यन को उस पर संदेह करने की कोई ठोस वजह नहीं मिली। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन ने गिलास मेज पर रख दिया और थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, अगर उनकी यही इच्छा है तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जैसे ही अनुमति मिले मैं वहां जाऊंगा। बातचीत का विषय बदलने के लिए विक्रम ने घर की सुविधाओं का बखान करना शुरू कर दिया। देखिए भैया, मैंने आपके बेडरूम में सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी लगवाया है और बाथरूम में जकूजी भी है। पूरे घर में वाईफाई है। आपको यहां लंदन जैसी ही फीलिंग आएगी। आर्यन ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे लंदन जैसी फीलिंग नहीं चाहिए थी, उसे अपना घर चाहिए था। वह उठा और घर का एक चक्कर लगाने लगा। वह पूजा घर की ओर गया। वहां संगमरमर का एक भव्य मंदिर था जिसमें सोने और चांदी की मूर्तियां थीं। लेकिन उसे याद आया कि उसकी मां की छोटी सी पीतल की बाल गोपाल की मूर्ति वहां नहीं थी, जिसे वे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह पुरानी बाल गोपाल की मूर्ति कहाँ है? आर्यन ने पूछा। मीना तुरंत बोल पड़ी, ओह, वह तो चाची जी अपने साथ ले गईं। उन्होंने कहा कि कान्हा जी के बिना वे कहीं नहीं रह सकती। यह जवाब तार्किक लग रहा था, इसलिए आर्यन शांत हो गया।
फिर वह अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे धक्का लगा। उसका कमरा अब एक गेस्ट रूम में तब्दील हो चुका था। उसकी किताबों की अलमारी, उसके पोस्टर, उसकी गिटार, सब कुछ गायब था। वहां केवल एक बड़ा बेड और अलमारी थी। उसकी यादों का नामो निशान मिटा दिया गया था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पहचान ही छीन ली हो। विक्रम ने पीछे से आकर कहा, भैया, पुराना सामान बहुत खराब हो गया था। दीमक लग गई थी, इसीलिए सब हटाना पड़ा। हमने सोचा कि आपको नया और साफ सुथरा कमरा पसंद आएगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। इस खिड़की से उसे अपना पूरा मोहल्ला दिखाई देता था। नीचे गली में कुछ लोग आ जा रहे थे। उसने देखा कि सामने वाले शर्मा जी अपनी बालकनी में खड़े थे। आर्यन ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करना चाहा, लेकिन शर्मा जी ने उसे देखते ही अपनी नजरें फेर लीं और जल्दी से अंदर चले गए। यह व्यवहार आर्यन को बहुत अजीब लगा। शर्मा जी तो बचपन से उसे बहुत मानते थे, फिर आज यह बेरुखी क्यों? आर्यन के मन में संदेह के बादल घने होने लगे। मोहल्ले के लोग अमूमन मिलनसार होते हैं, खासकर जब कोई इतने सालों बाद विदेश से लौटे, लेकिन यहां तो हर कोई उससे कतरा रहा था। क्या वे उसकी अमीरी से डर रहे थे या कोई और बात थी? उसने विक्रम से पूछा, मोहल्ले में सब ठीक तो है? लोग थोड़े अजीब व्यवहार कर रहे हैं। विक्रम ने हंसते हुए बात टाल दी, अरे भैया, वे सब आपकी बड़ी गाड़ी और रुतबे को देखकर सहम गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, इसलिए बात करने में झिझक रहे हैं। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। दोपहर के भोजन का समय हो गया था। डाइनिंग टेबल तरह तरह के व्यंजनों से भरी थी। शाही पनीर, दाल मखनी, नान, पुलाव, सब कुछ किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया हुआ लग रहा था। आर्यन को अपनी मां के हाथ की सिंपल अरहर की दाल और चावल की याद आ रही थी। उसने एक निवाला खाया, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था। मीना, क्या घर का बना सादा खाना नहीं मिल सकता? उसने पूछा। मीना थोड़ी शर्मिंदा हो गई। भैया, हमने सोचा आज आपका पहला दिन है तो कुछ स्पेशल हो जाए। कल से जैसा आप कहेंगे वैसा ही बनेगा। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। विक्रम और मीना लगातार उसकी प्लेट में खाना परोस रहे थे, मानो वे अपनी मेहमान नवाजी से किसी अपराधबोध को छिपाना चाहते हों। खाने के बाद आर्यन अपने कमरे में आराम करने चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। उसने अपना फोन निकाला और आश्रमों के बारे में सर्च करने लगा। ऋषिकेश में आनंद आश्रम नाम के कई आश्रम थे। उसने सोचा कि क्यों न फोन करके पता किया जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि विक्रम ने कहा था कि वे वीआईपी सेक्शन में हैं और मौन व्रत पर हैं। शायद फोन करने से कोई फायदा न हो। उसने फोन साइड में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कोशिश करने लगा कि थकान के कारण नींद आ जाए। शाम ढलते ही घर में अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम और मीना अपने कमरे में थे। शायद वे भी आर्यन की उपस्थिति से असहज थे। आर्यन उठकर छत पर चला गया। बनारस की शाम हमेशा से उसे लुभाती थी। गंगा के घाटों से आरती की आवाजें हवा में तैर कर आ रही थीं। छत से शहर का नजारा अद्भुत था, लेकिन उसका घर उसके लिए एक सोने के पिंजरे जैसा बन गया था। उसने नीचे देखा। गली में अंधेरा हो चुका था। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। तभी उसने देखा कि घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा है, जिसका दरवाजा बाहर से बंद है और उस पर एक बड़ा ताला लटका है। वह नीचे आया और विक्रम से उस कमरे के बारे में पूछा। वह पिछला कमरा क्यों बंद है? उसमें क्या है? विक्रम थोड़ा सकपका गया। अरे वह तो बस स्टोर रूम है भैया। उसमें घर का पुराना और बेकार सामान भरा पड़ा है। चाबी भी शायद खो गई है। आर्यन को विक्रम की आवाज में फिर वही घबराहट महसूस हुई। एक स्टोर रूम के लिए इतना तनाव क्यों? आर्यन ने फैसला किया कि वह बाद में उस कमरे को
देखेगा। अभी वह किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। वह चाहता था कि आज की रात शांति से गुजर जाए। कल वह अपने तरीके से सच का पता लगाएगा। रात के खाने के समय भी वही बनावटी माहौल था। विक्रम लगातार आर्यन के बिजनेस और लंदन की लाइफ के बारे में पूछ रहा था। उसकी दिलचस्पी आर्यन की उपलब्धियों में कम और उसकी कमाई में ज्यादा लग रही थी। भैया, सुना है आपकी कंपनी का टर्नओवर अरबों में है। आपने तो कमाल कर दिया, विक्रम ने चापलूसी करते हुए कहा। आर्यन ने संक्षेप में जवाब दिया, हां, भगवान की कृपा है। लेकिन विक्रम, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। इसीलिए तो हमने चाचा चाची की इतनी सेवा की। यह वाक्य सुनकर आर्यन के कान खड़े हो गए। सेवा की भूतकाल में, लेकिन उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सोने से पहले आर्यन ने अपनी मां की एक पुरानी साड़ी अपने सूटकेस से निकाली, जो वह अपने साथ ले गया था। उस साड़ी से अभी भी मां की खुशबू आ रही थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे एक गहरा अकेलापन महसूस हो रहा था। इस आलीशान घर में अपने भाई भाभी के होते हुए भी वह खुद को अनाथ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि दीवारें उसे काट खाने को दौड़ रही हैं। उसने तय किया कि कल वह अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा। शायद वे उसे कुछ सच बता सकें जो विक्रम उससे छिपा रहा है। उसे अपने बचपन के दोस्त राहुल की याद आई, जो पास ही रहता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, आर्यन को प्यास लगी। वह पानी लेने के लिए किचन की ओर गया। जब वह विक्रम के कमरे के पास से गुजरा तो उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला था। आर्यन ठिठक गया। तुमने उसे तुषिकेश वाली बात क्यों बताई? अगर वह वहां चला गया तो यह मीना की आवाज थी। चुप रहो, वह नहीं जाएगा। मैंने उसे डरा दिया है कि साधना भंग हो जाएगी, और वैसे भी वह 2-4 दिन में वापस लंदन चला जाएगा। उसे बस खुश रखो। विक्रम की आवाज में एक क्रूरता थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शक यकीन में बदल रहा था। वे कुछ तो बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। ऋषिकेश वाली कहानी झूठी है। लेकिन अगर वे ऋषिकेश में नहीं है तो कहां है? क्या वे जीवित भी हैं? एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वहां खड़ा नहीं रह सका और दबे पांव अपने कमरे में वापस आ गया। अब सब कुछ साफ था। यह घर, यह स्वागत, यह सब एक नाटक था। उसके माता पिता मुसीबत में थे और उसे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना था। उसने कसम खाई कि वह इस झूठ के जाल को तोड़कर रहेगा। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, जो वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह अपनी खोज शुरू करेगा। वह आर्यन नहीं था जो लंदन के बोर्डरूम में फैसले लेता था। अब वह एक बेटा था जो अपने माता पिता के लिए दुनिया से लड़ सकता था। बनारस की यह वापसी अब एक उत्सव नहीं, बल्कि एक युद्ध बन चुकी थी। सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। और इस युद्ध में उसे जीतना ही था, किसी भी कीमत पर। वाराणसी की सुबह हमेशा एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती है। जब गंगा के उस पार से उगता हुआ सूरज शहर की पुरानी इमारतों को सुनहरे रंग में रंग देता है। लेकिन आज की सुबह आर्यन के लिए कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक भारीपन लेकर आई थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए उसने जो कुछ सुना और महसूस किया था, उसने उसके मन में संदेह का एक ऐसा बीज बो दिया था जो अब तेजी से एक विशैला पेड़ बन रहा था। विक्रम और मीना की फुसफुसाहटें, घर का वह बदला हुआ माहौल और पड़ोसियों की वह अजीब सी खामोशी, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। आर्यन ने सुबह की चाय भी नहीं पी और घर के लोगों के जागने से पहले ही चुपचाप बाहर निकल आया।
उसे खुली हवा में सांस लेने की जरूरत थी। उस हवा में जो वातानुकूलित कमरों की कृत्रिम ठंडक से मुक्त हो। उसने अपनी महंगी कार को गैरेज में ही छोड़ दिया और पैदल ही उन गलियों की ओर बढ़ चला जहां उसका बचपन बीता था। बनारस की गलियां सुबह सुबह ही जाग जाती हैं। कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, तो कहीं कचौड़ी और जलेबी तलने की भीनी भीनी खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन आज आर्यन का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसकी नजरें उन चेहरों को खोज रही थीं जो उसे पहचानते हों, जो उसे सच बता सकें। वह चाहता था कि कोई उसे रोककर कहे, अरे आर्यन, तुम कब आए? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें बहुत याद करते थे। लेकिन इसके बजाय जो भी पुराना चेहरा उसे दिखाई देता, वह कतराकर निकल जाता या नजरें झुका लेता। यह चुप्पी किसी शोर से भी ज्यादा डरावनी थी, मानो पूरा मोहल्ला किसी गहरे राज्य को दबाए बैठा हो। चलते चलते आर्यन दीनदयाल काका की पुरानी चाय की दुकान के पास पहुंचा। यह वही जगह थी जहां उसके पिता अक्सर शाम को दोस्तों के साथ राजनीतिक चर्चाएं किया करते थे। दुकान अभी भी वैसी ही थी, धुएं से काली पड़ी दीवारें और लकड़ी की पुरानी बेंचें। दीनदयाल काका, धुएं से काली पड़ी दीवारें। दीनदयाल काका, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, दूध उबाल रहे थे। आर्यन को देखते ही उनके हाथ ठिठक गए। उनकी आंखों में पहचान की चमक तो आई, लेकिन उसके तुरंत बाद एक डर की परछाई भी दिखाई दी। आर्यन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। काका, पहचाना मुझे? मैं आर्यन, उसने भारी आवाज में कहा। काका ने कांपते हाथों से उसे उठाया और गले लगाया, लेकिन उनका शरीर तनाव से अकड़ा हुआ था। जीता रह बेटा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, काका ने बुझी हुई आवाज में कहा। लेकिन उनकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वे देख रहे हों कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। आर्यन ने बेंच पर बैठकर चाय का कुल्हड़ थाम लिया। काका, आप तो सब जानते हैं, बाबूजी और मां, वे सच में ऋषिकेश में खुश हैं ना? विक्रम कहता है कि वे वहां बहुत साधना कर रहे हैं। आर्यन ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। यह सवाल सुनते ही काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने चाय का पतीला नीचे रखा और अपने गमछे से पसीना पोंछने लगे, जबकि सुबह की ठंडक अभी हवा में घुली हुई थी। उनकी यह घबराहट आर्यन के दिल में उतर गई। बेटा आर्यन, काका ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। आर्यन ने अपना कुल्हड़ मेज पर जोर से रखा। काका, पहेलियां मत बुझाइए। मैं 5 साल बाद आया हूं, मुझे सच जानने का हक है। क्या विक्रम ने उन्हें जबरदस्ती भेजा है? काका ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए बोले, ऋषिकेश तो संतों के लिए है बेटा, लेकिन तुम्हारे मां बाबूजी के नसीब में। खैर, मैं बस इतना कहूंगा कि विक्रम अब वह लड़का नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। उसने तो पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। पैसे की हवस ने उसे अंधा कर दिया है। इससे पहले कि आर्यन कुछ और पूछ पाता, 2 हट्टे कट्टे युवक दुकान पर आ धमके। वे विक्रम के ही आदमी लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने आर्यन को घूर कर देखा और फिर काका की तरफ इशारा किया। काका तुरंत चुप हो गए और अपने काम में लग गए, मानो उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। आर्यन समझ गया कि यहां अब और बात करना संभव नहीं है। विक्रम का खौफ इन गलियों में फैल चुका था। उसने अपनी जेब से एक बड़ा नोट निकालकर काका के गल्ले पर रखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब उसके मन में संदेह नहीं, बल्कि एक भयानक यकीनन आकार ले रहा था। उसके माता पिता किसी आश्रम में नहीं थे, लेकिन फिर वे कहां थे? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। आगे बढ़ते हुए आर्यन को गुप्ता जी की पुरानी गिरवी रखने वाली दुकान, पॉन शॉप दिखाई दी। बचपन में उसने सुना था कि लोग मुसीबत के समय यहां अपना सोना गिरवी रखते थे। न जाने क्यों उसके कदम उस दुकान की ओर मुड़ गए। दुकान के बाहर कांच के शो केस में कई पुरानी चीजें सजी थीं, घड़ियां, मूर्तियां और गहने। आर्यन की नजर
अचानक एक जोड़ी सोने के कंगन पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वे कंगन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए खरीदे थे। मोर की आकृति वाले, जल जिनमें छोटे छोटे माणिक जड़े थे। दुनिया में ऐसे हजारों कंगन हो सकते थे, लेकिन आर्यन को याद था कि उसने सुनार से कहकर उसमें मां के नाम का पहला अक्षर SS गुदवाया था। वह एक झटके में दुकान के अंदर दाखिल हुआ। दुकानदार, एक मोटा सा आदमी जो चश्मा लगाए बही खाते में उलझा था, उसे देखकर चौंका। ये कंगन दिखाइए, आर्यन ने बिना किसी भूमिका के आदेश दिया। उसकी आवाज में ऐसा रोब था कि दुकानदार ने बिना सवाल किए शोकेस खोला और कंगन निकालकर उसके सामने रख दिए। आर्यन ने कांपते हाथों से कंगन उठाया और उसके अंदरूनी हिस्से को गौर से देखा। वहां बहुत बारीक अक्षरों में गुदा हुआ था। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये उसकी मां के ही कंगन थे। उसने दुकानदार का गिरेबान पकड़ने की इच्छा को दबाया और पूछा, ये कंगन यहां किसने बेचे और कब? दुकानदार उसकी वेशभूषा और तेवर देखकर समझ गया कि यह कोई साधारण ग्राहक नहीं है। उसने डरते हुए अपना पुराना रजिस्टर खोला और पन्ने पलटने लगा। साहब, ये तो करीब 6 महीने पहले आए थे। विक्रम भैया, मतलब विक्रम वर्मा ने बेचे थे। उन्होंने कहा था कि पुराने हैं, फैशन से बाहर हो गए हैं, इसलिए नया डिजाइन बनवाना है। आर्यन के कानों में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने झूठ बोला था कि मां गहने साथ ले गई हैं। उसने तो उनके शरीर से गहने उतारकर बेच दिए थे। यह केवल चोरी नहीं थी, यह विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। वह दुकान से बाहर निकला, कंगन अपनी मुट्ठी में भींचे हुए। उसने दुकानदार को उसकी मुंहमांगी कीमत देकर कंगन वापस ले लिए थे। अब यह कंगन सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि विक्रम के अपराध का सबूत था। सड़क का शोर अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चित्र चल रहा था। उसकी बूढ़ी, बीमार मां से ये कंगन छीने जा रहे होंगे। क्या उन्होंने विरोध किया होगा? क्या विक्रम ने उन पर हाथ उठाया होगा? इन विचारों ने आर्यन के अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। उसका खून खौल रहा था। वह अभी जाकर विक्रम का गला दबा देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे अभी पूरा सच जानना बाकी था। गहने बेचे गए, घर का सामान हटा दिया गया, लेकिन उसके माता पिता के शरीर कहाँ हैं? आर्यन के कदम अब अनजाने ही गंगा के घाटों की ओर बढ़ रहे थे। जब भी वह परेशान होता था, गंगा मैया की शरण में जाता था। लेकिन आज उसकी परेशानी व्यक्तिगत नहीं थी, यह उसके अस्तित्व का प्रश्न था। रास्ते में उसे एक पुराना डिस्पेंसरी दिखाई दिया, डॉ मिश्रा का क्लिनिक। डॉ मिश्रा उनके पारिवारिक डॉक्टर थे। एक आखिरी उम्मीद के साथ आर्यन क्लिनिक में घुस गया। डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहे थे। आर्यन को देखकर वे भी चौंक उठे। अरे आर्यन बेटा, तुम कब आए? डॉक्टर ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए पूछा। आर्यन ने उनके पास वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए सीधे मुद्दे की बात की। डॉक्टर अंकल, मां की शुगर और बाबूजी का बीपी कैसा है? विक्रम दवाइयां तो समय पर ले रहा था ना? डॉक्टर मिश्रा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी मेज पर रखे स्टेथोस्कोप से खेलने लगे। आर्यन, उन्होंने भारी मन से कहा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। पिछले 2 सालों से विक्रम ने यहां से कोई दवाई नहीं खरीदी। जब मैंने एक बार रास्ते में रोककर पूछा, तो उसने कहा कि उसने कोई बड़ा शहर का डॉक्टर कर लिया है। लेकिन बेटा, जिस हालत में मैंने आखिरी बार रामकिशन जी को देखा था, वे बहुत कमजोर लग रहे थे और सावित्री भाभी की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, क्योंकि उनका इलाज बंद कर दिया गया था। मैंने कोशिश की थी घर जाने की, पर विक्रम ने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। यह सुनना आर्यन के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसकी भेजी हुई लाखों की रकम, जो विशेष रूप से चिकित्सा के लिए थी, वह विक्रम ने हड़प ली थी और उसके माता पिता को तड़प
तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अत्यधिक क्रोध और आत्मग्लानि के थे। वह खुद को दोषी मान रहा था। क्यों? उसने इतना भरोसा किया। क्यों वह एक बार भी खुद देखने नहीं आया? डॉक्टर अंकल, क्या आपको पता है वे अब कहां हैं? आर्यन ने सिसकते हुए पूछा। डॉक्टर ने ना में सिर हिलाया। नहीं बेटा, मोहल्ले में किसी को पक्का नहीं पता। बस अफवाह है कि एक रात बहुत शोर हुआ था और फिर सुबह वे गायब थे। आर्यन क्लिनिक से बाहर निकला तो दोपहर की धूप तीखी हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे अब यकीन हो गया था कि ऋषिकेश आश्रम की कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। उसके माता पिता को न केवल घर से निकाला गया है, बल्कि उन्हें समाज से भी काट दिया गया है। वे जीवित हैं या नहीं, यह सोचकर उसकी रूह कांप गई। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वे जीवित हैं। माता पिता का आशीर्वाद इतनी आसानी से नहीं मिटता। उसे उन्हें ढूंढना होगा, चाहे पाताल ही क्यों न छानना पड़े। बनारस की गलियों में, हर एक घाट पर, हर एक मंदिर में, वह दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर आ गया। भीड़ बढ़ गई थी। पर्यटकों, श्रद्धालुओं और संतों का मेला लगा था। लेकिन आर्यन को इस भीड़ में केवल अपना अकेलापन दिखाई दे रहा था। उसने तय किया कि वह घर वापस जाकर विक्रम से नहीं लड़ेगा। अभी नहीं, पहले उसे सबूत चाहिए। पहले उसे अपने भगवान, अपने माता पिता को खोजना है। अगर वे इस शहर में हैं, तो गंगा मैया उसे उन तक जरूर पहुंचाएगी। उसने अपनी जेब में रखे मां के कंगन को कसकर पकड़ा, मानो वही अब उसका एकमात्र सहारा हो। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका संकल्प अटल था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, फूलों की, अगरबत्ती की और शायद धोखा खाने की। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। हे महादेव, उसने मन ही मन प्रार्थना की। मेरे पापों की सजा मुझे देना, लेकिन मेरे बूढ़े माता पिता की रक्षा करना। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं इस शहर को जलाकर राख कर दूंगा, और सबसे पहले वह आग मेरे अपने घर से शुरू होगी। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। वह सौम्य, सभ्य ए नाराई नहीं था जो कल उतरा था। अब वह एक घायल शेर था जो अपने परिवार के लिए शिकार पर निकला था। वह घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जहां जीवन और मृत्यु का नंगा नाच हर पल चलता रहता है। दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती का समय हो रहा था। हजारों दियों की रोशनी से गंगा का तट जगमगा रहा था और पुजारियों के हाथों में भारी पीतल की आरती लयबद्ध तरीके से घूम रही थी। शंखनाद और मंत्रोच्चार की गूंज से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। लेकिन इस पवित्र कोलाहल के बीच आर्यन का मन अशांत था। वह भीड़ में एक कोने में खड़ा था। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक साधारण कुर्ता पहन रखा था और चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान आने से पहले होता है। वह यहां शांति की तलाश में आया था, लेकिन गंगा की लहरों की तरह उसके मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। उसे लग रहा था कि भगवान भी आज उससे मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा था। पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे, ताकि वे गंगा मैया की आरती का बेहतर नजारा देख सकें। आर्यन को इस भीड़ से घबराहट हो रही थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह अपने पिता के कंधों पर बैठकर आरती देखा करता था। तब दुनिया कितनी सुरक्षित और सुंदर लगती थी। आज वह अपने पैरों पर खड़ा था। दुनिया की दौलत उसकी जेब में थी, लेकिन वह खुद को दुनिया का सबसे गरीब और असहाय इंसान महसूस कर रहा था। हवा में धूप और अगरबत्ती की खुशबू थी, लेकिन आर्यन को केवल धोखे और झूठ की बदबू आ रही थी। वह घाट की सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतर गया, जहां अंधेरा था और भीड़ थोड़ी कम थी, ताकि वह अकेले में अपने विचारों को समेट सके। अचानक
घाट के एक अंधेरे कोने में कुछ हलचल हुई। कुछ पुलिस वाले और मंदिर के स्वयंसेवक वहां से भिखारियों को खदेड़ रहे थे ताकि वीआईपी मेहमानों के लिए रास्ता बनाया जा सके। हटो, यहां से चलो, आगे बढ़ो, एक सिपाही अपनी लाठी फटकारते हुए चिल्लाया। आर्यन का ध्यान उस ओर गया। उसने देखा कि एक बेहद कमजोर और बूढ़ा जोड़ा वहां बैठा था। वे उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी। पुरुष का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, और महिला, जो शायद देख नहीं सकती थी, घबराकर अपने पति का हाथ टटोल रही थी। यह दृश्य देखकर आर्यन का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि इंसान भगवान की आरती उतारने में इतना व्यस्त है कि उसे जीते जागते इंसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती। सिपाही ने उस बूढ़े आदमी को जोर से धक्का दिया। सुना नहीं? बूढ़े, उठ यहां से। वह आदमी लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ रखा था ताकि उसे चोट ना आए। उस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। अभी जा रहे हैं, बस थोड़ा सहारा दे दीजिए, उसने कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज में इतना दर्द और लाचारी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन सिपाही का दिल नहीं पसीजा। उसने लाठी उठाई और उन्हें डराने के लिए जमीन पर मारी। आर्यन को गुस्सा आने लगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस शॉल पर पड़ी जो उस बूढ़े आदमी ने ओढ़ रखी थी। वह शॉल, वह कोई साधारण कपड़ा नहीं था। वह कश्मीरी पश्मीना शॉल थी, जिसका रंग अब मैला हो चुका था और जगह जगह से फट गई थी, लेकिन उस पर की गई कढ़ाई का विशिष्ट पैटर्न, छोटा सा कमल का फूल, आर्यन के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। यह वही शॉल थी जो उसने 5 साल पहले अपनी पहली कमाई से अपने पिता को भेजी थी। उसने खुद उसे दिल्ली के एक एम्पोरियम से खरीदा था। दुनिया में वैसी लाखों शॉल हो सकती हैं, लेकिन आर्यन को याद था कि उसके कोने पर थोड़ा सा जलने का निशान था, जो कुरियर करने से पहले इस्त्री करते वक्त लग गया था। उसकी नजरें पागलों की तरह उस शॉल के कोने को ढूंढने लगीं, और वहां मैल और गंदगी के नीचे वह जला हुआ निशान मौजूद था। समय जैसे थम गया। आरती की घंटियां, शंख की आवाज, भीड़ का शोर, सब कुछ एक सन्नाटे में डूब गया। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या यह संभव है? क्या नियति इतनी क्रूर हो सकती है? वह उस बूढ़े जोड़े को एकटक देखता रहा। वह आदमी अब अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। डरो मत सावित्री, मैं हूं ना, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। सावित्री, यह नाम सुनते ही आर्यन के कानों में धमाका सा हुआ। यह उसकी मां का नाम था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जिसे पूरे शहर में, आश्रमों में ढूंढ रहा था, वह यहां, इस गंदगी में, भिखारियों की तरह ठोकरें खा रहा था। आर्यन बेतहाशा उनकी ओर दौड़ा। उसने रास्ते में आने वाले लोगों को धक्का दे दिया, परवाह नहीं की कि कौन उसे गाली दे रहा है। उसकी आंखों के सामने केवल वह बूढ़ा जोड़ा था। सिपाही ने दोबारा लाठी उठाई थी कि तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिपाही की कलाई चटकने को थी। खबरदार, अगर उन्हें हाथ भी लगाया तो। आर्यन ने शेर की तरह दहाड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सिपाही आर्यन के महंगे कपड़ों और उसके रौद्र रूप को देखकर सहम गया और पीछे हट गया। आर्यन उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा, जो अब डर के मारे थर थर कांप रहा था, यह सोचकर कि शायद यह कोई और अधिकारी है जो उन्हें मारने आया है। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। वह उस बूढ़े चेहरे को गौर से देखने लगा जो धूल और दाढ़ी से ढका हुआ था। गाल पिचक गए थे, आंखें अंदर धंस गई थीं, लेकिन वे आंखें, वे वही करुणा भरी आंखें थीं जिन्होंने उसे बचपन में लोरी गाकर सुलाया था। वह रामकिशन वर्मा ही थे, उसके पिता, जो कभी शान से सिर उठाकर चलते थे, आज एक अपराधी की तरह सिकुड़े हुए थे। आर्यन का गला रुंध गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपते हाथों से
अपने पिता के पैरों को स्पर्श किया। वह स्पर्श जिसे वह सालों से तरस रहा था, आज उसे जला रहा था। यह स्पर्श भक्ति का नहीं, बल्कि अपराधबोध का था। बूढ़े रामकिशन ने झिझकते हुए अपने पैर पीछे खींचे। नहीं साहब, हम चले जाएंगे। मारिए मत, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर आर्यन का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके पिता उसे पहचान नहीं पाए, या शायद वे इतनी दहशत में थे कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनके पैर छू सकता है। आर्यन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और गमछा हटाया। घाट की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। बाबूजी। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, जो आंसुओं में भीगा हुआ था। बाबूजी। मैं हूं आर्यन, आपका आर्यन। रामकिशन ने अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ कर देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास और फिर एक भयानक पहचान के भाव उभरे। पास बैठी सावित्री देवी ने, जो अब तक खामोश थी, अपना सिर उठाया। उनकी आंखें पथरा गई थीं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन एक मां के कान कभी धोखा नहीं खा सकते। उसने हवा में हाथ टटोला। लल्ला, क्या मेरा लल्ला आया है? उसकी आवाज टूटी हुई और बेहद कमजोर थी, जैसे सूखी पत्तियों की सरसराहट। जी। कौन बोल रहा है? क्या मेरा बेटा है? उसने अपनी सूखी उंगलियों से हवा में कुछ खोजने की कोशिश की। आर्यन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और अपने गालों पर रख दिया। उन खुरदरे, ठंडे हाथों का स्पर्श पाते ही आर्यन का बांध टूट गया। वह दहाड़ मारकर रो पड़ा, एक बच्चे की तरह, बिना किसी शर्म के, हजारों लोगों के बीच। हाँ मां, मैं हूं, मैं आ गया हूं। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। आर्यन सिसक रहा था। उसके आंसू उसकी मां की हथेली को भिगो रहे थे। सावित्री देवी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, खुशी और दर्द का मिश्रण। उन्होंने अपने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा टटोला, उसकी नाक, उसका माथा, उसके होंठ। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ, उनकी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। तू जिंदा है बेटा, विक्रम ने कहा था। तू मर गया, उसने कहा था। तेरा एक्सीडेंट हो गया। मां के ये शब्द आर्यन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। विक्रम ने न केवल उन्हें घर से निकाला था, बल्कि उन्हें यह कहकर मार डाला था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। रामकिशन, जो अभी तक सदमे में थे, अब वास्तविकता को समझ पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। बेटा, तू सच में आ गया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। आर्यन ने देखा कि उसके पिता के पैरों में छाले पड़े हुए थे और घाव सड़ रहे थे। मां की साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और वे कुपोषण का शिकार लग रही थीं। यह वही माता पिता थे जिनके लिए उसने करोड़ों का घर बनवाया था, जिनके नाम पर उसने विक्रम को लाखों रुपये भेजे थे। आज वे यहां, गंगा किनारे, जानवरों से भी बदतर हालत में थे। आर्यन के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका दुख अब एक भीषण प्रतिशोध में बदल रहा था। भीड़ अब उनके चारों ओर जमा हो गई थी। आरती चल रही थी। ओम जय जगदीश हरे के स्वर गूंज रहे थे। लेकिन यहां एक असली जगदीश अपने माता पिता के चरणों में रो रहा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन आर्यन को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी मां को अपनी गोद में उठाया। उनका शरीर इतना हल्का हो गया था जैसे कोई बच्चा हो। बस मां, बहुत हो गया, अब एक पल भी यहां नहीं। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन वह जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। जो घाव उनके शरीर और आत्मा पर लगे हैं, वे शायद कभी नहीं भरेंगे। आर्यन ने अपने पिता को सहारा देकर खड़ा किया। रामकिशन इतने कमजोर थे कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी गाड़ी मंगवाने के लिए ड्राइवर को चिल्लाकर आदेश दिया। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि ड्राइवर भी सहम गया।
वहां खड़े सिपाही और अधिकारी अब तमाशबीन बने हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आर्यन ने उन सबकी ओर एक ऐसी नजर डाली जिससे वे थर्रा गए। याद रखना, उसने मन ही मन विक्रम को संबोधित करते हुए कहा, तुमने मेरे भगवान को सड़क पर फेंका है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। गंगा का पानी शांत बह रहा था, लेकिन आर्यन के जीवन में तूफान आ चुका था। आरती की अंतिम लपटें ऊंची उठ रही थीं, मानो वे आर्यन के क्रोध की अग्नि का प्रतीक हों। वह अपने माता पिता को लेकर भीड़ से बाहर निकला। यह वापसी का जश्न नहीं था, यह एक त्रासदी का साक्षात्कार था। आज रात बनारस ने एक बेटे के आंसू देखे, लेकिन कल यह शहर एक बेटे का न्याय देखेगा। आर्यन ने कसम खाई कि जब तक वह विक्रम और उसके पूरे कुनबे को उनकी करनी की सजा नहीं दे देता, वह चैन से नहीं बैठेगा। कार आ गई और उसने बहुत ही सावधानी से अपने अनमोल खजाने, अपने माता पिता को पिछली सीट पर बैठाया। दरवाजा बंद होते ही उसने मुड़कर एक आखिरी बार घाट की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठा आर्यन अपने माता पिता को अपनी बाहों में ऐसे जकड़े हुए था, मानो अगर उसने ढील दी तो वे हवा में विलीन हो जाएंगे। उसके महंगे सूट पर धूल और गंदगी लग गई थी, लेकिन उसे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके आंसुओं ने उसके गालों पर लकीरें बना दी थीं। आसपास की भीड़, जो कुछ पल पहले तमाशबीन बनी हुई थी, अब इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक अमीरजादे को भिखारी के पैरों में गिरकर रोते हुए कभी नहीं देखा था। यह केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि पश्चाताप और प्रेम का ऐसा संगम था जिसने वहां मौजूद हर पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दिया था। गंगा की लहरें भी मानो इस करुण दृश्य को देखकर शांत हो गई थीं। रामकिशन जी का शरीर कांप रहा था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सूट बूट में उनका अपना बेटा आर्यन है। उन्होंने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा उठाया और उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में एक गहरा डर और अविश्वास था। बेटा, तुम सच में जिंदा हो? उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा। विक्रम ने तो कहा था कि लंदन में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम नहीं रहे। यह सुनकर आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। विक्रम ने केवल जायदाद नहीं हड़पी थी, बल्कि उसने जीते जी एक बेटे को उसके माता पिता के लिए मार डाला था। आर्यन ने अपने पिता के हाथों को चूमा और सिसकते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं जिंदा हूं, मैं यहीं हूं। उसने झूठ बोला, उसने हम सबको धोखा दिया। सावित्री देवी, जिनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, अपने बेटे की आवाज सुनकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपने सूखे और झुर्रियों वाले हाथ आर्यन के सिर पर फेरे। मेरा लल्ला, मेरा बच्चा, वह बुदबुदाई। हमें लगा था कि हम अनाथ हो गए। विक्रम ने हमें बताया कि तूने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली और हमें सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। उसने कहा कि अब इस घर में हमारा कोई नहीं है। मां के ये शब्द आर्यन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका खून खौल उठा। जिस भाई पर उसने इतना भरोसा किया, जिसे उसने अपने माता पिता का रक्षक बनाया, वह भक्षक बन गया था। आर्यन ने अपनी मां को सीने से लगा लिया और कसम खाई कि वह विक्रम को इसकी भारी कीमत चुकाएगा। रामकिशन जी ने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की और हर शब्द के साथ आर्यन का कलेजा मुंह को आता रहा। जिस दिन विक्रम ने तुम्हारी मौत की खबर दी, उसी रात उसने और मीना ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। रामकिशन जी ने सिसकते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अब यह घर उनका है। जब मैंने विरोध किया तो विक्रम ने मुझे धक्का दिया और मेरी लाठी तोड़ दी। उसने हमारे कपड़े बाहर फेंक दिए और गेट पर ताला लगा दिया। हम पूरी रात गेट के बाहर बैठे रहे, रोते रहे, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही उसने गुंडे बुलाकर हमें मोहल्ले से खदेड़ दिया। हम पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन विक्रम ने धमकी दी कि अगर हमने मुंह खोला तो वह हमें जान से मार देगा। आर्यन ने देखा
कि उसके पिता के पैरों में पुराने और सड़े हुए घाव थे, शायद मीलों चलने के कारण। मां की साड़ी फटी हुई थी और वे कुपोषण का शिकार लग रही थीं। हमने कई दिनों तक भूखे पेट रहकर दिन काटे। रामकिशन जी ने आगे बताया, मैं एक शिक्षक था बेटा। मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया, लेकिन पेट की आग ने मुझे हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। हम मंदिरों के बाहर बैठते, कभी कोई खाना दे देता तो खा लेते, वरना गंगा जल पीकर सो जाते। बस एक ही आस थी कि शायद यह सब झूठ हो, शायद तुम एक दिन वापस आओ। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हमारी उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। लोग हमें पागल और भिखारी समझकर दुत्कारते थे। आर्यन का गुस्सा अब ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। उसे अपनी दौलत, अपनी सफलता और अपनी तथाकथित उपलब्धियों पर घिन आ रही थी। उसका पैसा, जो उसने अपने माता पिता के सुख के लिए भेजा था, वही उनकी बर्बादी का कारण बन गया था। उसने सोचा कि जब वह 5 स्टार होटलों में खाना खा रहा था, तब उसके जन्मदाता दाने दाने को मोहताज थे। जब वह मखमली बिस्तर पर सो रहा था, तब वे पत्थरों पर रात गुजार रहे थे। यह अपराधबोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों को छोड़कर पैसों के पीछे भागा, लेकिन अब और नहीं, अब मैं आ गया। तो भीड़ में से किसी ने एक बोतल पानी लाकर दिया। आर्यन ने बहुत प्यार से अपनी मां को पानी पिलाया। वे इतनी प्यासी थीं कि एक सांस में पूरी बोतल खाली कर गईं। यह देख आर्यन की रूह कांप गई। उसने अपनी मां का चेहरा अपनी रुमाल से पोंछा। वहां मौजूद औरतों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर आर्यन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें सही समय पर भेज दिया, वरना ये दोनों तो अब बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। आर्यन ने उस औरत को धन्यवाद दिया, लेकिन उसका मन अब प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसे अपने माता पिता को यहां से ले जाना था, एक सुरक्षित जगह जहां वे फिर से इंसानों की तरह जी सके। आर्यन ने अपने पिता को सहारा देकर खड़ा किया। वे इतने कमजोर थे कि उनके पैर कांप रहे थे। आर्यन ने ड्राइवर को इशारा किया। गाड़ी बिल्कुल पास आ गई थी। जब आर्यन ने उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहा, तो वे हिचक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपने मैले कपड़ों से गाड़ी गंदी कर देंगे। अरे नहीं बेटा, सीट खराब हो जाएगी, रामकिशन जी ने संकोच करते हुए कहा। आर्यन का दिल भर आया। उसने जबरदस्ती उन्हें अंदर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठ गया। यह गाड़ी, यह दौलत, यह सब आप ही का तो है बाबूजी। अगर आप नहीं तो यह सब राख है मेरे लिए, उसने रुंधे गले से कहा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और बाहर का शोर थम गया। वातानुकूलित ठंडक ने उन्हें राहत दी, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी डर था। सावित्री देवी ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उन्हें डर हो कि यह सब एक सपना है और आंख खुलते ही टूट जाएगा। आर्यन ने ड्राइवर को सबसे अच्छे अस्पताल की ओर चलने का आदेश दिया। उसने विक्रम के बारे में सोचा। वह अब उसे छोड़ेगा नहीं। विक्रम ने जो किया, वह केवल धोखा नहीं था, वह अमानवीयता थी। आर्यन ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह कानून और समाज दोनों के सामने विक्रम को नंगा करेगा। लेकिन पहले उसे अपने भगवानों, अपने माता पिता की सेवा करनी थी। गाड़ी जब दशाश्वमेध घाट से दूर जा रही थी, तो आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वह घाट जहां उसने अपना बचपन बिताया था, आज उसे एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। उसने अपनी मां की गोद में सिर रख दिया। मां ने अपने कांपते हाथों से उसके बालों को सहलाया। वह स्पर्श आर्यन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि असली शांति लंदन या पेरिस में नहीं, बल्कि इन खुरदरे और ममतामयी हाथों में है। आज रात बनारस ने एक बेटे के आंसू देखे थे, लेकिन कल यह शहर एक बेटे का न्याय देखेगा। अब कोई आंसू नहीं। आर्यन ने खुद से वादा किया, अब सिर्फ हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब।
शहर के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल के वीआईपी स्वीट में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मशीनों की बीप बीप और एयर कंडीशनर की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन अपने माता पिता के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा था। उसकी नजरें उनके कमजोर और झुर्रियों भरे चेहरों पर टिकी थीं। डॉक्टरों ने बताया था कि वे गंभीर कुपोषण और डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, और यदि कुछ दिन और देर हो जाती तो अनर्थ हो सकता था। रामकिशन जी के हाथों में ग्लूकोज की नली लगी थी और सावित्री देवी को नींद का इंजेक्शन दिया गया था। उन्हें इस तरह सफेद चादरों में लिपटे देखकर आर्यन का दिल बैठा जा रहा था। उसने उनके माथे को चूमा और धीरे से बाहर निकला। अब समय आ गया था उस तूफान को अंजाम देने का जो उसके सीने में धधक रहा था। उसने अपनी आंसुओं वाली आंखों को पोंछा और उनकी जगह एक ठंडी, क्रूर दृढ़ता ने ले ली। उसने अस्पताल के बाहर खड़े अपने सुरक्षा गार्डों को सख्त हिदायत दी कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए, और फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। गाड़ी बनारस की सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन आर्यन का दिमाग उससे भी तेज गति से चल रहा था। उसने मुंबई में अपनी लीगल टीम और बनारस के पुलिस कमिश्नर को फोन किया, जो उसके पुराने परिचित थे। आर्यन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे न्याय चाहिए, अभी और इसी वक्त, और मुझे वह सबसे क्रूर तरीके से चाहिए जो कानून की किताबों में लिखा हो। उसकी आवाज में ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। उसने विक्रम के सारे बैंक खाते फ्रीज करवा दिए थे और संपत्ति के कागजात की जांच शुरू करवा दी थी। आज रात वह केवल एक भाई या भतीजा नहीं था, वह कर्म का साक्षात रूप था जो अपने ही घर को साफ करने जा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे आर्यन अब झूठ के अंधेरे को चीरने वाला था। उसका गुस्सा अब चीख पुकार वाला नहीं, बल्कि उस शांत समुद्र जैसा था जो सुनामी लाने से पहले खामोश हो जाता है। जब आर्यन की मर्सिडीज घर के गेट पर रुकी तो रात के 10 बज चुके थे। घर की लाइट्स जल रही थीं और अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। यह सामान्यता आर्यन को और भी ज्यादा चुभ रही थी। उसने सोचा कि कैसे विक्रम और मीना इतनी बेशर्मी से उस घर में ऐश कर रहे थे, जबकि उसके मालिक सड़क पर भीख मांग रहे थे। आर्यन ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी से उतरा। उसने गेट को धक्का देकर खोला और सीधे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। विक्रम सोफे पर पैर फैलाकर बैठा था और मीना हाथ में मैगजीन लिए हुए थी। आर्यन को अचानक देखकर वे दोनों चौंक गए। विक्रम ने हड़बड़ाकर टीवी बंद किया और एक नर्वस मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। अरे भैया, आप इतनी देर से कहां थे? हम तो चिंता कर रहे थे। विक्रम ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से माहौल को संभालने की कोशिश की। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कमरे के बीच में खड़ा होकर उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसा ठंडापन था जिससे विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मीना भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे आभास हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। भैया, आप ठीक तो हैं? कुछ बोलेंगे? मीना ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने अपनी जेब से वह पश्मीना शॉल निकाला जो उसने अपने पिता के पास पाया था। मैला, कुचैला और बदबूदार। उसने उस शॉल को विक्रम के मुंह पर दे मारा। यह पहचानते हो विक्रम, आर्यन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बारूद जैसी गंध थी। विक्रम पीछे हट गया। शॉल को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाने लगा, यह तो चाचा जी का है, लेकिन यह आपके पास कैसे आया? क्या आप ऋषिकेश गए थे? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने उन्हें दशाश्वमेध घाट। आर्यन ने एक व्यंग्यात्मक हंसी जो पूरे कमरे में गूंज गई। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने उन्हें दशाश्वमेध घाट पर भीख मांगते हुए पाया। विक्रम भीख मांगते हुए आर्यन का सब्र का बांध टूट गया और उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घर की दीवारें कांप उठीं। विक्रम और मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। मीना रोने का नाटक करने लगी। भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी मजबूरी थी। लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया।
मजबूरी मेरे बूढ़े माँ बाप को सड़क पर फेंकना मजबूरी थी, मेरी भेजी हुई दवाइयां बंद करना मजबूरी थी। तुम दोनों इंसान नहीं, राक्षस हो, और राक्षसों की जगह घर में नहीं, जेल में होती है। आर्यन ने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के आंगन में ले आया। बाहर निकलो, आज पूरा मोहल्ला देखेगा कि तुमने क्या किया है। आर्यन ने विक्रम को आंगन के बीच में पटक दिया। शोर सुनकर आसपास के घरों की बत्तियां जलने लगीं। शर्मा जी, मिश्रा जी और अन्य पड़ोसी अपनी अपनी छतों और बालकनियों पर आ गए। आर्यन ने चिल्लाकर सबको बुलाया, आइए देखिए इस श्रवण कुमार की असलियत, जिसे आप सब इज्जत देते थे। देखिए उसने मेरे माता पिता के साथ क्या किया। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। जब आर्यन ने उन्हें बताया कि रामकिशन जी और सावित्री देवी ऋषिकेश में नहीं, बल्कि घाट पर भीख मांग रहे थे, तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग विक्रम पर थू थू करने लगे। विक्रम अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह आर्यन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, भैया, गलती हो गई, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। घर, पैसा, सब कुछ ले लो, बस मुझे छोड़ दो। आर्यन ने उसे अपने पैर से ठोकर मारकर दूर कर दिया। ये घर और पैसा तो मेरा ही था विक्रम, तुमने तो बस उसे चुराया था। और रही बात माफी की, तो वह भगवान का काम है। मेरा काम तुम्हें वहां पहुंचाना है जहां तुम भगवान से मिलने की तैयारी कर सको। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। लाल और नीली बत्तियां गली में चमकने लगीं। पुलिस की 3 गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकीं। कमिश्नर साहब खुद अपनी टीम के साथ आए थे, जो इस बात का सबूत था कि मामला कितना गंभीर था। पुलिस को देखकर मीना दहाड़े मारकर रोने लगी और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवलदारों ने उसे दबोच लिया। आर्यन ने इंस्पेक्टर को सारे सबूत सौंपे, बैंक ट्रांजैक्शन, डॉक्टर की रिपोर्ट और माता पिता का बयान, जो उसने रास्ते में ही रिकॉर्ड कर लिया था। इंस्पेक्टर साहब, इन पर धोखाधड़ी, गबन और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि इनकी जमानत न हो, आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। इंस्पेक्टर ने सलाम ठोंकते हुए कहा, जी सर, आप बेफिक्र रहिए, ऐसी धाराओं में अंदर करेंगे कि ये सूरज की रोशनी देखने को तरस जाएंगे। पुलिस ने विक्रम और मीना को हथकड़ी लगाई। वह विक्रम जो कल तक रेशमी कुर्ते में शान से घूमता था, आज चोरों की तरह सिर झुकाए खड़ा था। मोहल्ले के लोग, जो अब तक विक्रम के डर से चुप थे, अब खुलकर बोलने लगे। पापी है ये, इसने तो अपने चाचा को ही नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भीड़ का आक्रोश विक्रम के लिए किसी सजा से कम नहीं था। पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। सायरन की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन उसका असर वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल पर हमेशा के लिए रह गया। आर्यन ने गेट पर लगी विक्रम निवास की नेमप्लेट को देखा। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नेमप्लेट पर दे मारा। नेमप्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए और नीचे पुरानी धुंधली स्याही में लिखा वर्मा सदन दिखाई देने लगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। घर अब शुद्ध हो गया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। आर्यन वापस अंदर गया। घर अब खाली था, वीरान था। वही सोफे, वही झूमर, लेकिन अब वहां से विक्रम और मीना की नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी थी। वह उस सोफे पर बैठ गया जहां कुछ देर पहले विक्रम बैठा था। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, केवल एक गहरी थकान थी। उसने सोचा कि पैसा कितना अजीब होता है। यह घर बना सकता है, लेकिन परिवार को तोड़ भी सकता है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अस्पताल में डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर, मेरे माता पिता कैसे हैं? डॉक्टर ने बताया कि वे अब स्थिर हैं और सो रहे हैं। यह सुनकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। उसने आंखें बंद कर लीं और सिर पीछे टिका दिया। आज उसने एक युद्ध जीता था, लेकिन असली लड़ाई तो कल से शुरू होगी।
अपने माता पिता के टूटे हुए स्वाभिमान को वापस जोड़ने की लड़ाई। नौकर, जो अब तक कोने में दुबके हुए थे, डरते डरते बाहर आए। साहब, खाना लगा दें, एक ने पूछा। आर्यन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उसे भूख नहीं थी। उसने उन्हें आदेश दिया, कल सुबह तक इस घर का कोना कोना साफ हो जाना चाहिए। विक्रम और मीना का एक भी सामान यहां नहीं रहना चाहिए। उनके कपड़े, उनके बर्तन, सब कुछ जला दो। मुझे इस घर में उनकी परछाई भी नहीं चाहिए। नौकरजी साहब कहकर चले गए। आर्यन अकेला बैठा रहा, घर की खामोशी को सुनता रहा। उसे लगा जैसे घर की दीवारें भी सुकून की सांस ले रही हैं। पाप का बोझ उतर चुका था। कर्म ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह कहावत आज उसकी आंखों के सामने सच साबित हुई थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे दादाजी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आर्यन उठा और उस कमरे की ओर गया जिसे विक्रम ने स्टोर रूम बना दिया था। उसने ताला तोड़ा। अंदर धूल और जालों के बीच उसकी मां की पुरानी बाल, गोपाल की मूर्ति और पिताजी की किताबें एक कोने में पड़ी थीं। आर्यन ने मूर्ति उठाई, उसे अपनी शर्ट से साफ किया और छाती से लगा लिया। यह केवल एक मूर्ति नहीं थी, यह उसके परिवार की आत्मा थी जिसे कैद कर दिया गया था। उसने तय किया कि कल जब माता पिता घर आएंगे तो उनका स्वागत इसी मूर्ति के साथ होगा। बुराई का अंत हो चुका था और अब एक नई सुबह का इंतजार था। एक ऐसी सुबह जिसमें केवल सच और सेवा का स्थान होगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने का दिन वर्मा परिवार के लिए किसी दीपावली के उत्सव से कम नहीं था। आर्यन ने घर को पूरी तरह से बदल दिया था। महंगे और बेजान शो पीस हटाकर वहां फिर से पुरानी सादगी और अपनापन लौट आया था। उसने घर के कोने कोने से विक्रम और मीना की हर निशानी को मिटा दिया था ताकि उसके माता पिता को उस बुरे सपने की याद न आए। जब गाड़ी गेट पर रुकी तो रामकिशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इस घर में जीवित दोबारा कदम रखेंगे। आर्यन ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया और बहुत ही सावधानी और सम्मान से अंदर ले गया। घर के आंगन में फिर से तुलसी का पौधा लगा दिया गया था जिसकी भीनी भीनी खुशबू ने उनका स्वागत किया। यह केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि उनकी खोई हुई गरिमा का मंदिर था जो आज फिर से पवित्र हो गया था। आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया था कि वह अपने माता पिता को अब कभी भी नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी लंदन वाली कंपनी के बोर्ड को सूचित कर दिया कि वह अनिश्चितकालीन छुट्टी पर है और अपना काम यहीं से देखेगा। जो हाथ कल तक करोड़ों के चेक साइन करते थे, आज वे अपने पिता के सूजे हुए पैरों में तेल की मालिश कर रहे थे। सावित्री देवी, जिनकी आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे इलाज और अच्छे खान पान से वापस आ रही थी, अपने बेटे को अपने पास पाकर निहाल थी। आर्यन उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता, उन्हें रामायण पढ़कर सुनाता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। उसे महसूस हुआ कि असली सुकून बोर्ड मीटिंग्स या पार्टियों में नहीं, बल्कि मां की गोद में सिर रखकर सोने में है। यह सेवा उसका प्रायश्चित भी थी और उसका सबसे बड़ा पुरस्कार भी। एक शाम जब घर का माहौल शांत था, आर्यन ने अपने माता पिता के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, बाबूजी, मां, मैंने देखा है कि आपके जैसे कितने ही बुजुर्ग इस शहर में अपनों द्वारा ठुकराए गए हैं और बेसहारा हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनके लिए कुछ ठोस करें। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करके रामकिशन सावित्री सेवा संस्थान की नींव रखने की घोषणा की। यह एक ऐसा आधुनिक आश्रम बनने वाला था जहां बेसहारा बुजुर्गों को न केवल छत और भोजन मिलेगा, बल्कि सम्मान, चिकित्सा और प्यार भी मिलेगा। रामकिशन जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया और रूंधे गले से कहा, बेटा, आज तुमने मेरी शिक्षा को सार्थक कर दिया। पैसा कमाना आसान है, लेकिन इंसान बनना मुश्किल। आज तुम सच में अमीर बन गए हो। पूरे शहर में अब आर्यन की चर्चा
एक सफल व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि एक आधुनिक श्रवण कुमार के रूप में हो रही थी। जिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने विक्रम के डर से या स्वार्थ के कारण मुंह मोड़ लिया था, वे अब शर्मिंदा होकर माफी मांगने आने लगे। आर्यन ने किसी से बैर नहीं रखा। उसने विनम्रता और बड़प्पन दिखाते हुए सबको माफ कर दिया, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से तय कर ली थीं। उसने महसूस किया कि जीवन की सांझ में माता पिता को बच्चों की दौलत की नहीं, बल्कि उनके वक्त और साथ की जरूरत होती है। उसने लंदन की अपनी आलीशान जिंदगी को त्यागने में एक पल भी नहीं लगाया। उसे पता था कि लंदन की चमक, दमक और पैसा उसे दोबारा मिल सकता है, लेकिन माता पिता के साथ बिताया गया यह अमूल्य समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। उसने अपनी आत्मा को बनारस की मिट्टी में फिर से रोप दिया था। कुछ महीनों बाद, कार्तिक पूर्णिमा की एक सुहावनी सुबह, आर्यन अपने माता पिता को लेकर उसी दशाश्वमेध घाट पर गया जहां उसे वे दयनीय स्थिति में मिले थे। लेकिन आज नजारा बिल्कुल अलग था। आज वे लाचार भिखारी नहीं, बल्कि शहर के सम्मानित नागरिक थे। सूर्योदय हो रहा था और गंगा का पानी सोने की तरह चमक रहा था, मानो नदी भी उनका स्वागत कर रही हो। आर्यन ने एक बड़ी नाव किराए पर ली और उन्हें बीच धारा में ले गया। रामकिशन जी और सावित्री देवी ने गंगा मैया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों में अब दुख के आंसू नहीं, बल्कि संतोष और शांति की चमक थी। सुबह की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और आर्यन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया कि यही वह स्वर्ग है जिसकी तलाश में इंसान पूरी दुनिया भटकता है, लेकिन वह अक्सर अपने घर की दहलीज पर ही होता है, नाव पर बैठे हुए। सावित्री देवी ने आर्यन का हाथ अपने झुर्रियों वाले हाथों में लिया और भावुक होकर कहा, लल्ला, अब हमें मरने का भी कोई गम नहीं होगा। तूने हमें बुढ़ापे में वह सुख दिया है जो शायद राजाओं को भी नसीब नहीं होता। आर्यन ने तुरंत मां के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत करो मां, अभी तो हमें बहुत साल साथ रहना है। अभी तो आपको अपने पोते पोतियों को खिलाना है और उन्हें कहानियां सुनानी है। उसने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। नाव पर हंसी ठिठोली गूंजने लगी। गंगा की लहरें जैसे उनकी खुशी में शामिल हो रही थीं और कल कल करके आशीर्वाद दे रही थीं। आर्यन ने नदी में एक दिया प्रवाहित किया, यह प्रार्थना करते हुए कि दुनिया के हर बेटे को अपने माता पिता की सेवा करने की सद्बुद्धि मिले। यह दिया अंधकार पर प्रकाश की और झूठ पर सत्य की जीत का प्रतीक था। कहानी का अंत वहीं हुआ जहां से शुरू हुआ था, पवित्र गंगा के किनारे। लेकिन अब पात्र और परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। आर्यन अब वह अहंकारी एनआरआई नहीं था, बल्कि जड़ों से जुड़ा एक जिम्मेदार बेटा था। उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ लिया था कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। विक्रम जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों का फल भुगत रहा था और आर्यन अपने माता पिता की सेवा करके पुण्य और शांति कमा रहा था। बनारस के प्राचीन घाट गवाह थे इस अद्भुत बदलाव के। सूर्य पूरी तरह ऊपर आ चुका था और एक नया दिन शुरू हो चुका था। जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन आर्यन के लिए समय अब ठहरा हुआ था प्रेम, सेवा और समर्पण के उस पवित्र बिंदु पर जहां आत्मा को सच्चा मोक्ष मिलता है।